नमस्कार दोस्तों, एसआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की यानी कि जालौर में जो चौहान वंश है उसके बारे में, तो वो क्लास आपने देखी होगी। आपको कैसी लगी थी क्लास है जो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ के साथ अगर क्लास आपके समझ में आई है, अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्लास है वो कैसी रही थी। और जो भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हो, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा रहा था? गुहिल वंश। कौन सा रहा था? गुहिल वंश। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मेवाड़ वंश के बारे में। मेवाड़ में गुहिल वंश के बारे में, मेवाड़ राजवंश के बारे में बात करेंगे और गुहिल वंश के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक है वो कौन है, कौन माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उत्पत्ति के कुछ स्रोत है उनके बारे में बात करते हैं। और ये बात आप ध्यान रखें कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश है? गुहिल वंश। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? गुहिल वंश। कौन सा वंश है? गुहिल वंश। इनकी कुल देवी कौन है? कुल देवी इनकी बाण माता। कौन सी माता है? बाण माता। अब हम इनके बारे, जो गुहिल वंश है इसके बारे में कुछ उत्पत्ति के स्रोत हैं। राजस्थान में इतने इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अलग अलग बताया है कि गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या माना गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ये कौन है? अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के क्या थे? दरबारी कवि थे। ये कहते हैं कि जो गुहिल वंश है इसकी स्थापना कैसे बताते हैं कि ईरान का एक शासक हुआ था। ईरान का शासक हुआ था नौसेखा। नौसेखा इनका पुत्र है नौसेजाद। नौसेजाद ये गुजरात आए थे और इन्हीं को ही गुहिल वंश का वंशज माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और एक इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि गुहिल वंशी है वो कौन, कैसे हैं? विदेशी हैं। गुहिल वंशी है वो कैसे हैं? विदेशी है। इसके बाद एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, जिसका नाम है शत्रुंजय महात्म्य। कौन सा ग्रंथ है? शत्रुंजय महात्म्य। उसके अनुसार क्या बताया जाता है गुहिल वंशियों को? जैन ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य। इसके अनुसार बताया जाता है कि गुजरात में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है वल्लभी। क्या नाम है? वल्लभी। और इस वल्लभी की राजधानी है आनंदपुर। कौन सी है? आनंदपुर राजधानी है। और इस आनंदपुर की जो शासक हैं वो है शिलादित्य। कौन है? शिलादित्य। और इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है रानी पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। इन दोनों का एक पुत्र है जिसका नाम है गुहिल। क्या नाम है? गुहिल या गुहिलादित्य। गुहिलादित्य।
ठीक है, दो नामों से जाना जाता है, या तो गुहिल या गुहिलादित्य। बताया जाता है कि 566 ईस्वी में गुहिल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? गुहिल या गुहिलादित्य। 566 ईस्वी में जो गुहिल वंश के संस्थापक है वो किसको माना है? गुहिल को या गुहिलादित्य को। वहीं जो जैन ग्रंथ है इसका मुहैणोत नैन्सी है वो समर्थन करते हैं। मुहैणोत नैन्सी ये इस ग्रंथ का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जो इसकी 24 शाखाएं हुई थी। कितनी शाखाएं हुई थी? 24 शाखाएं हुई थी, जिनमें से दो शाखाओं को इंपॉर्टेंट माना है। एक तो गुहिल शाखा और दूसरी है सिसोदिया शाखा। कैसे, कौन सी शाखा है? एक तो गुहिल शाखा है, गुहिल, जिसके शासक क्या कहलाए थे? रावल। गुहिल वंश के जो शासक है वो क्या कहलाए थे? रावल कहलाए थे। और नेक्स्ट है दूसरी जो शाखा है वो है सिसोदिया। सिसोदिया, इसके जो शासक हैं वो क्या कहलाए थे? महाराणा। क्या कहलाए थे? महाराणा। सिसोदिया शाखा के जो संस्थापक है वो हमीर सिसोदिया हैं, जो कि सिसोदा ग्राम से आए थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो इनकी उत्पत्ति के स्रोत है, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो स्रोत था वो कौन सा था? कि जो इतिहासकार हुए थे अबुल फजल। कौन से इतिहासकार थे? अबुल फजल। वो कहते हैं कि ईरान का एक शासक था जिसका नाम है नौसेखा, और नौसेखा के पुत्र है नौसेजाद, और नौसेजाद को ही गुहिल वंश का क्या माना है? वंशज माना है। नेक्स्ट हमने बात की थी कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। वो कहते हैं कि जो गुहिल वंशी है वो कैसे है? विदेशी है। उसके बाद हमने बात की थी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है शत्रुंजय महात्म्य। उसके अनुसार बताया जाता है कि गुजरात में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है वल्लभी, और वल्लभी की राजधानी है आनंदपुर, और उनके जो शासक हैं वो कौन है? शिलादित्य, और उनकी पत्नी है रानी पुष्पावती। इन दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम है गुहिल या गुहादित्य, और 566 ईस्वी में इसी गुहिल या गुहादित्य को ही गुहिल वंश है उसका क्या माना है? संस्थापक माना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक एक शासक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुहिल के बारे में या गुहिलादित्य के बारे में। और एक जो जैन ग्रंथ है उसका समर्थन किया है मुहैणोत नैन्सी समर्थन करते हैं और बताते हैं कि इसकी 24 शाखाएं हुई थी, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट मानी है। एक तो गुहिल शाखा और दूसरी है सिसोदिया शाखा। इसके बारे में हम आपसे अब एक एक राजा के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गुहिल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं जो शासक हुए थे गुहिल या गुहिलादित्य। गुहिलादित्य, इसके बारे में हम बात करते हैं। इनको गुहिल वंश का संस्थापक, गुहिल वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष, आदि नामों से इनको जाना जाता है। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी, इससे पहले वहां पर भीलों का शासन था, और भीलों ने गुहिल की वीरता को देखते हुए उन्होंने अपना जो राजा है वो किसको मान लिया था? गुहिल को माना था। और इस प्रकार से मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद और भी कई शासक हुए थे, और अब हम बात करेंगे इनके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक हैं बप्पा रावल, उनके बारे में बात करते हैं कि बप्पा रावल के समय कौन कौन से कार्य हुए थे। तो अब बात करते हैं बप्पा रावल। किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में, जिनको मालभोज
या कालभोज और यह बप्पा रावल के नाम से जाना जाते हैं। देखिए कई बुकों में लिखा हुआ है कि इनका जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था, बप्पा रावल इनको उपाधि दी गई थी। कई बुकों में लिखा हुआ है कि इनका वास्तविक नाम है वो बप्पा रावल है और कालभोज की इनको उपाधि दी गई थी। देखो नाम जो भी हो, लेकिन हम किस नाम से पढ़ते आ रहे हैं, बप्पा रावल के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। और इनको जो इनका और दूसरे उपनाम है वो कौन से है, मालभोज या कालभोज। इनके बारे में बात करते हैं। ये हारित ऋषि के शिष्य थे, हारित ऋषि के शिष्य थे। जो बप्पा रावल है वो हारित ऋषि के शिष्य थे। कई इतिहासकार कहते हैं कि जो हारित ऋषि है उन्होंने ही इनको रावल की उपाधि दी थी। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग मत मिलते हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि जो हारित ऋषि हैं ये इनके शिष्य थे। और हारित ऋषि के शिष्य थे कौन थे, बप्पा रावल। और बप्पा रावल है वो हारित ऋषि की गाय चराते थे। तो और ये एकलिंगनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार क्या हुआ, 734 ईस्वी की बात है, 734 ईस्वी की बात है। इधर मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ के शासक कौन थे, मान मौर्य। कौन है, मान मौर्य। और इधर है बप्पा रावल जो कि हारित ऋषि के क्या है, शिष्य हैं। तो हारित ऋषि के शिष्य हैं बप्पा रावल और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल है वो 734 ईस्वी में मान मौर्य पर आक्रमण करते हैं, यानी कि वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। और इस युद्ध में बप्पा रावल की जीत होती है, बप्पा रावल की जीत होती है और मान मौर्य है इनकी हार होती है। इसी प्रकार मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाया है, बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक है वो कौन कहलाए हैं, बप्पा रावल, जिन्होंने 734 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इनके समय में क्या क्या और कार्य हुए थे, इनके समय में और कार्य हुए थे, सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। सोने के सिक्कों का प्रचलन, सोने के सिक्कों का प्रचलन है वो बप्पा रावल के शासन काल में ही हुआ था। ठीक है, और कुछ पॉइंट है। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। और नागदा में ही इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, तो ये बप्पा रावल के बारे में बताया गया है कि बप्पा रावल है वो हारित ऋषि के शिष्य थे और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़ के शासक है वो मान मौर्य थे, तो मान मौर्य की इसमें हार हुई थी और बप्पा रावल की जीत हुई थी। इसी प्रकार मेवाड़ में गुहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको बताया जाता है, बप्पा रावल को बताया जाता है, जिन्होंने 734 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, नागदा को बनाया। और नागदा में ही इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो कौन सा मंदिर है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, क्योंकि ये एकलिंगनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए इन्होंने वहां पर इनका मंदिर बनवाया था। और जो मेवाड़ में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ था वो इन्हीं के ही शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे अब अल्लट या आलूराव। क्या है, अल्लट या आलूराव। कौन से शासक आए थे, अल्लट या आलूराव, जिनका अजीब इतना नाम है उतनी ही अजीब इन्होंने
काम किए थे? सबसे पहले तो इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। राजधानी इन्होंने नालंदा से परिवर्तित करके अपनी राजधानी किसको बनाया? आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जो कि वर्तमान उदयपुर में है। नेक्स्ट इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। एक हुण राजकुमारी थी हरिया देवी, और इन्होंने इनसे विवाह किया था। नेक्स्ट, अब इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था। कौन सा काम है? कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की जो प्रथा थी वो किसके शासनकाल में चलाई गई थी? अल्लट या आलूराव के शासनकाल में। तो ये भी ध्यान रखें, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो ये इनके बारे में है, अल्लट या आलूराव के बारे में। कि इन्होंने सबसे पहले तो अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। नालंदा से कौन सी बनाई थी? आहड़, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट इन्होंने काम किया था कि जो हुण राजकुमारी थी जिसका नाम है हरिया देवी, उनसे विवाह किया था। और जो विवाह के बाद इन्होंने एक और काम किया था, जो कि क्या है? मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की प्रथा की शुरुआत की थी। यानी कि सर्वप्रथम जो नौकर रखे गए थे वो इन्हीं के ही शासनकाल में रखे गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं रण सिंह या करण सिंह के बारे में। एक शासक हुए थे रण सिंह या करण सिंह, और इन्हीं के ही शासनकाल में जो मेवाड़ में गुहिल वंश है वो 2 शाखाओं में बट जाता है। कौन कौन से में बट जाता है? देखिए, रण सिंह या करण सिंह। रण सिंह या करण सिंह, इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम है छेम सिंह और दूसरे का नाम है राहप। एक का नाम है छेम सिंह और दूसरे का नाम है राहप। जो राहप है ये सिसोदा ग्राम चला जाता है, सिसोदा गांव। ये सिसोदा गांव में जाकर सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। सिसोदा गांव में जाने के कारण गांव का नाम सिसोदिया। इसी कारण जो राहप है इन्होंने वहां पर कौन से वंश की स्थापना की थी? सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इधर छेम सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम है कुमार सिंह और एक का नाम है सामंत सिंह। क्या नाम है? सामंत सिंह और दूसरे का नाम है कुमार सिंह। देखिए, जब मैंने जालोर के चौहान वंश के बारे में बात की थी, वहां के जो जालोर में चौहान वंश के संस्थापक है वो कौन थे? कीर्तिपाल। उनके बारे में मैं बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ में सामंत सिंह और कुमार सिंह का शासन था। उस समय जो राजा थे वो कौन थे? सामंत सिंह थे यहाँ के शासक। तो नाडोल, जो कि एक स्थान पड़ता है नाडोल के शासक थे अल्हड़, और इनका पुत्र था कीर्तिपाल, जिसके बारे में हम जब जालोर के चौहान वंश पढ़ा था तब बात की थी। कीर्तिपाल ने किस पर आक्रमण किया था? सामंत सिंह वहां के शासक थे उस समय, और सामंत सिंह पर इन्होंने आक्रमण किया था। उस समय सामंत सिंह की इस युद्ध में क्या हुई थी? हार हुई थी और कीर्तिपाल की विजय हुई थी। इस चीज से अब वहां के शासक कौन बन गए? कीर्तिपाल बन गए। इस चीज से जो मेवाड़ के सरदार सामंत थे वो इस बात से नाराज थे और जो कुमार सिंह है उससे कहने लगे कि हमारे राज्य में अगर कोई और अपना अधिकार करे ये हमसे सहन नहीं होता है। इसीलिए वहां के सरदार सामंत थे, उन्होंने कुमार सिंह को इस युद्ध के लिए तैयार किया था।
फिर कुमार सिंह ने जो कीर्तिपाल थे उन पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? कीर्तिपाल पर आक्रमण किया था। तो कुमार सिंह की इस युद्ध में जीत हुई थी और कीर्तिपाल की इस युद्ध में हार हुई थी। और कीर्तिपाल यहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर कहाँ चले गए थे? जालोर चले गए थे। और जालोर में जाकर इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी, यानी कि जालोर के चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो कौन कहलाए थे? कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ के शासक कौन बन गए? फिर कुमार सिंह बन गए। और कुमार सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन से आते हैं? जैत्र सिंह। उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने बात की रण सिंह के बारे में। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम है क्षेम सिंह और एक का नाम है राहप। राहप सिसोदिया गांव चला जाता है और वहां पर सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी क्षेम सिंह। क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, एक सामंत सिंह और एक कुमार सिंह, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बातें की है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के जो शासक आते हैं वो आते हैं जैत्र सिंह। कौन बने थे शासक? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। इनका जो रूलिंग पीरियड रहा था वो 1213 से 1250 ईस्वी तक रहा था। इनके समय में क्या क्या कार्य हुआ था? आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध सुना है? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध ये हुआ था जैत्र सिंह और इधर दिल्ली सल्तनत के शासक थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, इधर मेवाड़ के जो शासक है वो कौन है? जैत्र सिंह। और इधर दिल्ली के शासक है वो कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है वो अपना साम्राज्य का और विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इल्तुतमिश ने किस पर आक्रमण किया था? मेवाड़ पर। वहां के शासक कौन है? जैत्र सिंह। इन्होंने इस पर आक्रमण किया था 1227 ईस्वी में। कब किया था? 1227 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो जो जैत्र सिंह ने जो अपनी राजधानी बना रखी थी उस राजधानी को नष्ट कर दिया गया था। उस राजधानी को नष्ट कर दिया गया था। राजधानी को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इस युद्ध में इल्तुतमिश की हार हुई थी और जैत्र सिंह की विजय हुई थी। मेवाड़ में मध्यकालीन स्वर्ण युग काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? जैत्र सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। और इनकी राजधानी यहाँ पर नष्ट कर दी गई। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? फिर नवीनतम राजधानी किसको बनाया था? नवीनतम या नवीन राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़ को। नवीन राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़ को इन्होंने अपनी नवीन राजधानी बनाया था। ठीक है, तो जैत्र सिंह के बारे में अभी बात की थी। क्या क्या बात की है? जैत्र सिंह का जो रूलिंग पीरियड रहा है वो कब से कब तक रहा है? 1213 से 1250 ईस्वी तक रहा है। आपने भूताला युद्ध का नाम सुना होगा। कौन सा युद्ध है? भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? एक मेवाड़ की जो शासक है वो है जैत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत की जो शासक है वो कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में 1227 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम दिया गया है भूताला का युद्ध। इसमें इल्तुतमिश की हार होती है और जैत्र सिंह की जीत होती है। और जैत्र सिंह की जीत होने के पश्चात इन्होंने अपनी जो नवीन राजधानी थी वो किसको बनाया था? चित्तौड़ को बनाया था। इसकी जानकारी हमको मिलती है हमीर मद मर्दन से। हमीर मद मर्दन किससे मिलती है? हमीर मद मर्दन से हमको इस चीज की जानकारी मिलती है। ठीक है, और मेवाड़ में मध्यकालीन जो स्वर्ण युग काल कहा जाता है वो किसके काल को कहा जाता है?
जयद्रथ सिंह के शासन काल को। इनके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं तेज सिंह। कौन से शासक आते हैं? तेज सिंह। कौन से शासक आते हैं? तेज सिंह। इनका जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1250 से 1273 ईस्वी तक। 1250 से 1273 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनको एक उपाधि दी गई थी। उपाधि तो क्या थी? उमापति वार लब्ध। उमापति वार लब्ध। नाम बहुत लंबा है, आपको ये याद रखना होगा। याद करने की छोटी सी ट्रिक है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि उमा का एक पति था, उमा के पति ने उस पर वार किया था और वो लहू से लथबथ हो गई थी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो कौन से शासक आ गए थे? तेज सिंह। तो तेज सिंह को एक उपाधि दी गई थी, वो कौन सी थी? उमापति वार लब्ध। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इन्हीं के शासन काल में मेवाड़ का एक चित्रित ग्रंथ लिखा गया था, वो कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा ग्रंथ है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इनके जो लेखक हैं वो कौन है? कमलचंद। लेखक कौन है? कमलचंद। ठीक है, तो जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, एक चित्रित ग्रंथ है, वो किनके शासनकाल में लिखा गया था? तेज सिंह के शासनकाल में। कब लिखा गया था? 1260 ईस्वी में। और इनके जो लेखक है वो कौन है? कमल चंद इनके लेखक है। और जो राजस्थान की सर्वप्रथम जो चित्र शैली है, पुरानी चित्र शैली है, वो कौन सी है? मेवाड़ चित्र शैली ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था जयतल दे और दूसरी का नाम है रूपा देवी। जयतल दे ने एक मंदिर बनवाया था, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। कई बुकों में मंदिर जी के देवालय लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मंदिर और देवालय एक ही बात है। ठीक है, तो जो इनकी रानी थी जयतल दे, उन्होंने श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो यही इनके बारे में है, कुछ पॉइंट है आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके बाद जो शासक आए थे वो थे समर सिंह, जिनकी बात हमने जालोर के चौहान वंश पढ़ा था तब भी की थी। ठीक है, कौन से शासक आते हैं? समर सिंह। इनका जो रूलिंग पीरियड है वो है 1273 से 1301। 1273 से 1301 ईस्वी तक इनका रूलिंग पीरियड है। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके बारे में बात की जाए, सिर्फ एक काम किया था कि मेवाड़ के शासक कौन है? इधर समर सिंह। इनका एक मंत्री है जिसका नाम है निम्बा। क्या नाम है? निम्बा। और इधर दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एके। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे जिनका नाम है उलुग खां और नुसरत खां। कौन है? उलुग खां और नुसरत खां। जब ये गुजरात जा रहे थे आक्रमण करने, कहां जा रहे थे? गुजरात आक्रमण करने जा रहे थे, तो जो समर सिंह है, इनके जो मंत्री हैं निम्बा, उनके द्वारा जो इनके जो सेनापति है, सेना है, उससे क्या लिया गया था? टैक्स लिया गया था। क्या लिया गया था? टैक्स लिया गया था, यानी कि टैक्स वसूली की गई थी। तब जाके
इनको कहाँ होकर निकलने दिया था? मेवाड़ होकर निकलने दिया गया था। ठीक है, और इनके बाद जो शासक आते हैं मेवाड़ के, इंपॉर्टेंट शासक है, उसमें से कई सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, जिनके समय चित्तौड़गढ़ में पहला साका हुआ था। तो कौन से शासक है? रावल रतन सिंह। कौन से शासक है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। इन्होंने, इनका रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1301 ईस्वी से 1303, और 1303 ईस्वी में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उस समय चित्तौड़ में पहला साका हुआ था। तो मेवाड़ के जो शासक है वो कौन बन जाते हैं? मेवाड़ के शासक कौन बन जाते हैं? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह कौन है? रावल रतन सिंह। इधर इधर एक क्षेत्र है, कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका में यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है सिंघल द्वीप। क्या नाम है? सिंघल द्वीप। दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, क्या नाम है? सिंघल द्वीप। और सिंघल द्वीप की जो शासक थी, जो राजा थे, वो कौन थे? गांधर्व सेन। गांधर्व सेन। गांधर्व सेन वहां के राजा थे, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम आपने सभी ने सुना है, पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मनी। क्या नाम था? पद्मनी। तो रावल रतन सिंह का विवाह होता है पद्मनी से। वो कैसे होता है कि पद्मनी है, इसके पास एक तोता होता है जिसका नाम था हीरामन तोता। वो वहां से उड़कर कहाँ आ जाता है? झालावाड़ दुर्ग में। झालावाड़ दुर्ग पर अभी भी इनका कहा जाता है कि वहां पर गागरोनी तोते हैं जो मिलते हैं। ठीक है, तो उस जो वो तोता है वो किसके पास आ जाता है? फिर रावल रतन सिंह के पास। रावल रतन सिंह का एक पंडित होता है जिसका नाम है राघव चेतन। राघव चेतन। वो तोता था, वो क्या बोलता था? तो एक बार ऐसे ही रावल रतन सिंह है उस तोते से बात कर रहे थे, तो उस रावल रतन सिंह के कहा था कि आपने कोई मतलब आप जो किसी चीज की प्रशंसा करो, ऐसा कहा था कि आप है किसी चीज की प्रशंसा करो। तो वो तोता है वो किसकी प्रशंसा करने लगा? पद्मनी की प्रशंसा करने लगा। कहता है कि जो सिंघल द्वीप के राजा हैं गांधर्व सेन, उनकी पुत्री है जिसका नाम है पद्मिनी, और वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जब वो पानी पीती है तो उसके गले से क्या वो पानी जाता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की प्रशंसा वो तोता है जो रावल रतन सिंह के सामने करता है। तो रावल रतन सिंह है वो पद्मनी को चाहने लगे और उनसे विवाह के लिए कहाँ पर आते हैं? सिंघल द्वीप आते हैं, और सिंघल द्वीप आकर जो पद्मनी है इससे विवाह करते हैं और वापस कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं। लेकिन जो राघव चेतन है ये क्या जादू टोना करते थे, जो कि इनके पंडित थे, ये जादू टोना करते थे। तो इस प्रकार एक बार जो रानी पद्मिनी है, इन्होंने रानी पद्मिनी ने शिकायत की थी रावल रतन सिंह से, और रावल रतन सिंह ने इस जो राघव चेतन था इसको निकाल दिया था अपने दरबार से। तो ये निकाल दिया था, तो ये कहाँ चले जाते हैं? फिर जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनकी शरण में ये चले जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी हैं उनको ये बताते हैं कि जो रावल रतन सिंह है मेवाड़ के शासक, उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है पद्मिनी। दिल्ली के शासक कौन है? एके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। और जो राघव चेतन है वो किसके पास चले जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। और वो फिर क्या कहते हैं कि जो रावल रतन सिंह है उनकी पत्नी है रानी पद्मिनी, वो बहुत ही सुंदर है, और जब वो पानी पीती है तो वो उनके गले से होकर भी निकलता है। ऐसा मतलब रानी पद्मिनी की जो सुंदरता है उसका बखान किसके सामने करते हैं? वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने करते हैं। तो अब अलाउद्दीन खिलजी है जो रानी पद्मिनी को लेने के लिए कहाँ जाते हैं? चित्तौड़गढ़ आते हैं, मेवाड़ आते हैं, और चित्तौड़गढ़ पे ये आक्रमण करते हैं 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। वहां के शासक कौन है? रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के दो सेनापति हैं,
क्या नाम है उनका? एक का नाम है गोरा और एक का नाम है बादल। गोरा और बादल, दो सेनापति हैं गोरा और बादल। वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो रावल रतन सिंह है वो खुद केसरिया बाना पहनते हैं और जो दुर्ग है उसके बाहर आते हैं और ये लड़ते हुए वहां पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी खबर जब रानी पद्मिनी को मिलती है तो रानी पद्मिनी है वो खुद जौहर करती है, अग्नि जौहर किया जाता है रानी पद्मिनी के द्वारा। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में पहला साका हुआ था, वो कब हुआ था? 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में पहला साका हुआ था। तब वहां के शासक रावल रत्न सिंह ने केसरिया किया था और उनकी रानी पद्मिनी थी, उन्होंने जौहर किया था। केसरिया और जौहर दोनों एक साथ किया जाता है, उसको कहा जाता है साका। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने बात की थी आज रावल रत्न सिंह तक। तो मेवाड़ के जो संस्थापक है गोयल वंश के, जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको बताया गया था? बप्पा रावल को। और बप्पा रावल से और रावल रत्न सिंह तक आज हमने आपसे बात की थी। तो आज की क्लास है हमारी इतनी रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटिव, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जामों में राजस्थान जीके की क्लासेज हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। अभी फिलहाल एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है जो कि मेरे पढ़ाए हुए हैं और एज इट इज क्वेश्चन उठाए जो कि मैंने मॉडल सीरीज चलाई थी लैब असिस्टेंट के लिए। तो उसमें जो क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है जो एज इट इज उठाए गए हैं, उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को देखोगे, पढ़ोगे तो आपका भी हो सकता है एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।